हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम आपको बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत योगात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं योगात्मक मूल्यांकन क्या है। माइकल स्क्रीवल ने ही समेटिव अर्थात योगात्मक या आंकलित मूल्यांकन का प्रत्यय सन 1967 में दिया था। समेटिव शब्द का संबंध समेशन से होता है जिसका अर्थ योग होता है, अतः इसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र में योगात्मक मूल्यांकन वह है जो पहले से निर्मित शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री या मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच करने हेतु किया जाता है। अंतिम निर्णय के रूप में यह निश्चित किया जाता है कि उपरोक्त शिक्षण विधियों को यथावत रखा जाए या नहीं। योगात्मक मूल्यांकन का कार्य है शिक्षण विधि में ये कि जो भी शिक्षण विधियाँ चली आ रही हैं, जो पाठ्यक्रम चला आ रहा है, जैसा मूल्यांकन चला आ रहा है, क्या उन्हीं चीज़ों को आगे तक ले जाया जाए या उसमें कुछ सुधार किया जाए, फिर बदल किया जाए या बदल दिया जाए। तो इस मूल्यांकन के आधार पे ये निश्चित किया जाता है इस तरह की शिक्षण विधि बालकों को पढ़ाई जाए ताकि ज्ञानार्जन में मदद मिल सके। जैसे ले लिया जाता है 8th के बच्चों को अगर मैथ पढ़ाना है तो मैथ के लिए 8th के बालकों का बौद्धिक विकास कितना हुआ है ये ध्यान दिया जाता है। उसके आधार पर उनका शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के मैथ की बुकों का अध्ययन किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या वो बालकों के बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर वो सही है तो उस बुक को पाठ्यक्रम में लाया जाता है। अगर नहीं सही है, उसमें संशोधन करना है तो उसमें संशोधन किया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि काफ़ी शिक्षा नीतियाँ बदलती रहती, वो इसीलिए बदलती है क्योंकि मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर ये देखा जाता है कि क्या जो शिक्षा दी जा रही है वो बालकों के अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर अनुकूल है तो उसमें कोई संशोधन नहीं होता है, लेकिन अगर वो बालकों का बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं कर पा रही, ज्ञानार्जन अच्छे से बालक नहीं कर पा रहा है, तो फिर उन चीज़ों में सुधार किया जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन का कार्य ही यही है कि वो देखे कि जो पाठ्यवस्तु पढ़ाई जा रही है वो बालकों के लिए सही है या नहीं है। तो ये है योगात्मक मूल्यांकन, आप देख लीजिए। अब आइए देख लेते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन के गुण और दोष क्या क्या हैं। पॉइंट में है, पहला है यह मूल्यांकन व्यापक होता है। जैसा कि हम आपको अर्थ में बता चुके हैं कि इसमें हर एक चीज़ का मूल्यांकन होता है, तो इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है क्योंकि हर एक पहलू पे इस पे विचार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बालकों के संपूर्ण पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, अतः समस्त पक्षों की सूचनाएं एकत्रित की जाती है क्योंकि ये बालकों के ज्ञानार्जन के ही विषय में होता है। तो इसके हर एक पक्षों पे विचार किया जाता है। तो बालक के हर एक पक्ष पे विचार करने के लिए उससे संबंधित सूचनाएं भी होगी, तभी तो हम जान सकते हैं कि बालक किस माहौल से आया है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वो किन चीज़ों में रुचि रखता है। तो ये सारी सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती है ताकि अच्छे से योगात्मक मूल्यांकन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना एकत्रित करने हेतु वैध एवं विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है ना कि सूचना किसी भी तरह एकत्रित की जाए। कभी कभी सूचना एकत्रित करने में व्यक्ति गलत सूचना भी एकत्र कर लेता है, इसलिए ये स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि वो वैध भी हो, वो विश्वसनीय हो। यानी जब सूचना एकत्र कर रहा है तो उसमें विश्वसनीयता 100% हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसके द्वारा बालक के ज्ञान स्तर का भी मूल्यांकन किया जाता है कि बालक का ज्ञानार्जन कितना हुआ है और उसका बौद्धिक स्तर क्या है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सारे योगात्मक मूल्यांकन के गुण हैं। अब आइए दोष देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, यह मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर कम प्रभावशाली है। आप सब जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पे बालकों का बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ रहता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पे इसका उपयोग कम होता है। नेक्स्ट है सूचनाओं को एकत्रित करने में धन अधिक व्यय होता है। नेचुरल है कि जब सूचनाएं एकत्रित करेंगे तो व्यक्ति उन सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए जगह जगह जाएगा तो आपका खर्च ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये खर्चीला मूल्यांकन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सूचनाओं का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है क्योंकि संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन होता है, अतः इसमें समय ज़्यादा लगता है।
तो नेचुरल है कि जब सारी सूचनाएं एकत्र करेंगे तो उसमें धन भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हर एक पक्ष का सूचना एकत्र करना है, किसी खास एक पक्ष का या एक बालक के बारे में नहीं करना है। ये पूरा बालकों को लेके उनके बारे में सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से समय और धन दोनों ही ज़्यादा लगता है। तो ये है इनके दोष। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और मेरा एक और चैनल है एड्यूटिंग ब्यूटी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसका रिव्यू हम देते हैं। होम रेमेडी द्वारा आप अपने फेस और अपने हेयर केयर कैसे कर सकते हैं वो भी बताते हैं, प्लस अपने डेली व्लॉग भी उसमें डालते हैं। तो एक बार आप उस चैनल को भी ज़रूर देखिएगा और इससे संबंधित नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो ये है आपका योगात्मक मूल्यांकन के गुण और दोष। आइए देखते हैं संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर क्या है। तो ये भी पॉइंट में है। पहला पॉइंट है, इस तरह का मूल्यांकन किसी भी शिक्षा नीति को लागू करने से पूर्व या प्रारंभिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है। ये आपका कोई भी शिक्षा नीति अगर लागू करना है, इसको शुरुआत में ही प्रयुक्त कर दिया जाता है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन में है आपका अंतिम निर्णय हेतु प्रयुक्त किया जाता है कि इसे करना है, यथावत रखना है या नहीं। यानी इसमें शुरुआत में ही बोल दिया जाता है और इसमें लास्ट में ही अंतिम निर्णय इसका सब कुछ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा छात्र के ज्ञान का स्तर पता चलता है कि बालक कितना सीखा है। और जबकि योगात्मक मूल्यांकन में यह दोनों को ही सूचना प्रदान करता है। इसमें केवल छात्रों के ज्ञान का स्तर पता चलता है, इसमें छात्र को केवल अपने पता चलता है कि वो कितना ज्ञान हासिल किया है। जबकि योगात्मक में छात्र और अध्यापक, देखिए इसमें लिखा भी है, यह दोनों को ही सूचना प्रदान करता है कि छात्र ने पाठ्य वस्तु से संबंधित ज्ञान कितना है। दोनों में अध्यापक को भी ये पता होता है और छात्र को भी ये पता होता है कि उसे पाठ्य संबंधित कितना ज्ञान प्राप्त है। जबकि आपके इसमें है केवल छात्र को ही अपने ज्ञान का स्तर पता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें छात्रों को आगे के लिए निर्देश दिए जाते हैं ताकि वह अगली योजना में अपने में सुधार कर सके। इसमें टाइम पे छात्रों को निर्देश दिया जाता है अगली कक्षा में वो क्या सुधार करे ताकि वो और आगे बढ़ सके। जबकि इसमें परिणाम के रूप में ग्रेड प्रदान किया जाता है कि उसे कितना प्राप्त हुआ है। संरचनात्मक मूल्यांकन में बालकों को निर्देश दिया जाता है कि आगे वो और कैसे अच्छा कर सकता है। जबकि आपके योगात्मक मूल्यांकन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ग्रेड प्रदान किया जाता है। ग्रेड के आधार पे ही बालक अपने आप को मीडियम, लो, हाई समझ सकता है, और जबकि इसमें निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न पूछना, परीक्षा लेना, असाइनमेंट आदि इस मूल्यांकन के उदाहरण हैं। यानी प्रश्न पूछ के इनका मूल्यांकन कर सकते हैं, परीक्षा टाइम पे लेके मूल्यांकन कर सकते हैं, असाइनमेंट वगैरह देके ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि बालक कितना ज्ञान अर्जन किया है। जबकि इसमें अंतिम योजना, लास्ट की जो योजना है उसी के अकॉर्डिंग निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है और छमाही परीक्षा आदि लेके बालकों के लास्ट रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। ये है आपका संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का तुलनात्मक अध्ययन। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं निरंजन सिंह, जिन्होंने कहा है कि संस्थागत नियोजन के प्रकार की वीडियो हम बनाएं। तो हम संस्थागत नियोजन के प्रकार अभी तक आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम उसी की बनाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो संस्थागत नियोजन के प्रकार के ही बनेंगे। इसी तरह आप लोगों को जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि हम वो अच्छे से समझा सकते हैं, तो प्लीज़ वो टॉपिक आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।